Hello students, welcome to my channel Class in Hands. So today we will be discussing the topic geothermal energy. Geothermal energy में सबसे पहले हम बेसिक जियोथर्मल एनर्जी की मतलब को समझेंगे। जियो का मतलब क्या होता है? जो वर्ड जियो है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और जो वर्ड थर्मल है, थर्मल का मतलब होता है हीट। यानी कि जैसे कि मैंने लिखा भी है अपनी टैगलाइन में, एनर्जी बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारे अर्थ के नीचे, हमारे अर्थ के अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रैप्ड है। वो हीट एनर्जी कहाँ से आती है? वो हीट एनर्जी जनरली जो रेडियो एक्टिव डीके होता है अर्थ के अंदर, या हम ये कहें कि जो अर्थ में फ्रिक्शन होता है, अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से एनर्जी जो जनरेट होती है, वो एनर्जी अर्थ के अंदर हीट के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि अर्थ के अंदर नीचे सरफेस में जो हीट एनर्जी स्टोर है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो हमारा अर्थ है उसके एक बेसिक से स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया लेना होगा, उसके बाद ही हम आगे इस यूनिट में बढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से आइडिया लेते हैं अर्थ का जो स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम जानते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर्स होती हैं जो डिवाइड की गई हैं अलग अलग अपने प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो सबसे पहले उन 3 लेयर्स की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ये है हमारी एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि लेयर्स में अर्थ की कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है 3 तरीके की लेयर होती हैं अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट वो लेयर होती है, आपकी अपर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे हम रहते हैं। यहीं पे ये जो अर्थ का लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, इस अर्थ के लेयर में ही सारा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, सारे माउंटेन्स होते हैं, प्लेन रीजन होता है, प्लेट्यू होता है, आपके जितने समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, जो कुछ भी होता है इस। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में। जो अर्थ है हमारी बेसिकली वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से वो लेयर्स होते हैं? वो बेसिकली 3 लेयर्स जो होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? इसी क्रस्ट में, ये हमारी क्रस्ट हो गई, इसी क्रस्ट में हमारा सब कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने हमारे समुद्र हैं, जो पहाड़ हैं, जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो सारी चीज़ें इस हमारे सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेयर आता है वो आता है मेंटल। मेंटल क्या होती है? मेंटल बीच वाली जो लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? मेंटल लेयर कहते हैं। इसके बाद जो हमारी इनर मोस्ट लेयर आती है, जो सबसे अंदर की जो लेयर आती है, इसे हम बोलते हैं कोर। ठीक है, ये सारी लेयर आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, यानी जो इसका अंदर वाला भाग है उसे हम इनर कोर कह सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है इनर कोर कह सकते हैं। जो इसका बाहरी भाग है इसे हम आउटर कोर कह सकते हैं। इस तरीके से मेंटल में जो हमारा बाहरी भाग है इसे हम आउटर मेंटल कह सकते हैं। जो हमारा अंदर वाला भाग है इसे हम इनर मेंटल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 लेयर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि जैसे जैसे हम इस अर्थ के लेयर्स में अंदर चले जाते हैं, जैसे जैसे हम इस अर्थ की लेयर में अंदर की ओर चले जाते हैं, मतलब गहराई की ओर चले जाते हैं, अगर हम खुदाई करें यहाँ टॉप से और नीचे की ओर अगर हम बढ़ते चले जाएं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। और बहुत नीचे अगर हम जाते हैं, जो हमारा कोर है और जो इनर मेंटल है, जिसे हम कोर कहते हैं जिस लेयर को, और जो हमारा इनर मेंटल है वो नियर अबाउट मोल्टेन स्टेट में होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में हम देख रहे हैं कि अर्थ के नीचे यहाँ पे रॉक्स हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं। इसी में कहीं कहीं पे यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का भी स्टोरेज होगा जिसे हम एक्वाफायर बोलते हैं। ठीक है, जो हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा बोरिंग से निकलता है, वो आखिर पानी कहाँ से आता है? वो पानी अर्थ के अंदर स्टोर है।
हमारी क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट में ही स्टोर है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो वहीं पे प्योरीफाई होकर वहीं पे स्टोर है, और वहीं से हम उसको बोर पंप के माध्यम से निकाल के या किसी भी मशीन के माध्यम से निकाल के यूटिलाइज़ करते हैं, जिसे हम कंसिडर करते हैं कि ये फिट फॉर ड्रिंकिंग है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जब कभी हम अर्थ के नीचे डिगिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खुदाई करते हैं नीचे, तो सबसे आसान भाषा में आपने सुना होगा अपने आसपास में कि जो बोरिंग होती है, बोरिंग में अक्सर जो बोरिंग होते हुए जो लेबर काम करते हैं वो अक्सर बताते हैं कि नीचे पत्थर आ गई या चट्टान आ गया, ठीक है। तो इससे ये बात भी क्लियरली इम्प्लाई करती है कि अर्थ की जो हमारी ज़मीन है उसके नीचे कहीं ना कहीं पत्थर हैं और रॉक्स हैं। उसके बाद अगर हम बहुत अंदर तक डिग करते चले जाते हैं तो कुछ दूरी के बाद हमारा क्रस्ट के नीचे मेंटल आ जाती है, और भी अंदर अगर हम जाएंगे तो हम उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, कोर आ जाएगी, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा जिसको कि बियर नहीं किया जा सकता है। तो जो ये एंटायर हमारा जो सिस्टम है, जो हीट एनर्जी जो निकलती है अर्थ के नीचे से, वो धीरे धीरे डिसिपिएट होती है। किस फॉर्म में डिसिपिएट होती है, जैसे हम कभी कभी देखते हैं क्या होता है कि आपने कहीं पे सुना होगा कि वॉल्केनो फट गया, लावा फट गया, या हम कहीं पे सुनते हैं कि आपके पहाड़ी इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में आप सुनते होंगे कि गर्म पानी की झील या फवारा टाइप का निकलता रहता है, या कहीं से भाप निकलती रहती है। तो ये सब क्या है, अर्लियर सिस्टम में, हिस्ट्री में अगर हम पढ़ें या सुने, पुरानी बातों को अगर ध्यान दें तो उसमें हम सुनेंगे कि वहाँ पे कुछ मतलब दैवी प्रकोप है या इस टाइप की चीज़ें हैं। इसकी वजह से वहाँ पे इतनी ठंडी जगह पे वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स निकलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा जो एंटायर जो क्रस्ट है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो क्रस्ट है ये अलग अलग प्लेट्स पे टिका हुआ है, ठीक है, अलग अलग प्लेट्स पे टिका हुआ है, और उन्हीं प्लेट्स के अंदर कहीं कहीं पे फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब जैसे कि मान लो ये प्लेट है, ठीक है, तो इसी प्लेट में कहीं कहीं पे क्या होगा, इसी प्लेट में कहीं कहीं पे क्रैक्स होंगे, इस तरीके से क्रैक्स होंगे। तो ये जो क्रैक्स होते हैं, इन क्रैक्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं, इन क्रैक्स को क्या बोलते हैं, हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, उसी की वहीं से क्या होता है, जो हीट एनर्जी है जो अंदर क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसमें, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी यहाँ से निकलने लगती है। इस मेंटल से वो हीट एनर्जी कहाँ निकलने लगती है, ऊपर को निकलने लगती है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे कहीं पे आप सपोज़ करो कि वाटर बॉडी है, अगर यहाँ पे कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉडी है, इस तरीके से छोटी सी वाटर बॉडी है, तो क्या होगा, ये वाटर जब इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, ये वाटर भाप बन के निकलने लगेगा इस तरीके से बाहर। ये वाटर क्या होगा, भाप बन के बाहर निकलने लगेगा। तो यही भाप जब ऊपर को हमारी धरती पे या क्रस्ट पे आप कहें जब बाहर निकलेगा तो हमें वेपर्स के फॉर्म में दिखाई देगा, या पानी के अंदर बुलबुले उठते हुए कहीं पे दिखाई देंगे। यहीं कहीं पे मान लीजिए कीचड़ है तो उन कीचड़ में भी बुलबुले उठते दिखाई देंगे अगर धरती पे कीचड़ है, और उसके नीचे कोई फॉल्ट लाइन है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हीट एनर्जी बाहर को डिसिपिएट होगी, या कोई गैस अंदर से निकलेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो रॉक्स है या जो अंदर सॉलिड मटेरियल मेटल्स जो पड़े हुए हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं। इसलिए आप कभी देखो जब कहीं वॉल्केनो फटता है तो उसके अंदर से क्या होता है, सारा वो जो पथरीला पथरीला टाइप का रेड हॉट मटेरियल निकलता है, जो कि धीरे धीरे ठंडा होने के बाद पत्थर जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हो गई, ये हो गई हमारी किसकी हो गई, अर्थ के कंस्ट्रक्शन की। जो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके बाद जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और उसके बाद जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोर। ये 3 लेयर्स से हमारा जो अर्थ है वो कंस्टिट्यूटेड है। तो आइए अब आगे मूव करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, कि जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, कैसे इसको हार्नेस किया जाता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। इस टेबल में हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में, कि इसमें अर्थ की डिफरेंट लेयर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्रस्ट की बारी आती है। तो क्रस्ट में हम क्या देखते हैं, क्रस्ट से जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्रस्ट के अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे 0 से 700 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगी, यानी कि जो 6 से लेके 70 किलोमीटर तक जिसकी मोटाई है, जो कि 6 से 70 किलोमीटर तक ठीक है। इसके बाद आती है बारी हमारी मेंटल की। मेंटल क्या है, इसमें हीटेड रॉक्स पाई जाती हैं जहाँ पे टेम्परेचर होता है अराउंड 870 डिग्री से लेके 4400 डिग्री सेल्सियस तक, जिसकी कुल मोटाई लगभग
2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर अगर हम डिग करेंगे ज़मीन के नीचे, ठीक है, तो यानी क्या होगा, 2900 किलोमीटर हम डिग करेंगे तब हम मेंटल को क्रॉस करके आउटर कोर में पहुंचेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, जब हम आउटर कोर में जा रहे हैं, जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लिक्विड मेटल्स मिल रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें लिक्विड मेटल्स, यानी ये मोल्टन स्टेट में है आपकी, ठीक है। और ऐसा सपोज किया जाता है कि इसके आगे जो है वो इनर कोर है, जहाँ पे सॉलिड मेटल्स हमें मिलेंगे। वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 7000 से 8000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये इसमें ये दिखाने का कंसेप्ट ये था कि बेसिकली हमें क्या देखना है यहाँ पे कि हमारा टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है जब हम क्रस्ट से और इनर कोर की ओर जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ जो रॉक्स हैं, रॉक्स मेल्ट कर जा रही हैं, कुछ मेटल्स जो मिक्स हैं उनके साथ मेल्ट कर जा रहे हैं। उसके बाद अंदर और ऐसा बिलीव किया जाता है कि और अंदर अर्थ के अंदर और ज़्यादा सॉलिड मेटल्स फाउंड होंगे अगर और ज़्यादा डिगिंग की जाए। हालांकि कोर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक बहुत कम ही मटेरियल्स अभी तक सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात जियोथर्मल एनर्जी के बेसिक मतलब की और अर्थ का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि कैसे इस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। ये एक और डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। इसमें देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है, कि इमेजिनरी डायग्राम बनाया गया है समझने के लिए। जिसमें हम देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पे हमारा ये सी दिख रहा है हमें, और लैंड रीजन, ये सी रीजन दिख रहा है और ये लैंड रीजन दिख रहा है, जहाँ यानी धरती और जल दोनों हमारे मटेरियल्स दिख रहे हैं ऊपर। उसके बाद हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि क्रस्ट के ठीक नीचे हमें मेंटल दिख रहा है, मेंटल के बाहर आउटर कोर दिख रहा है, आउटर कोर के अंदर इनर कोर दिख रहा है। इनके डिस्टेंसेस जो हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं, सारे डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन है कि कितने अंदर अर्थ से कौन सा हमें लेयर मिलेगी, ये भी सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये एक और डायग्राम है जिससे हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को और क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे अर्थ के नीचे से एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर हमें अपनी सरफेस दिख रही है, अर्थ सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे कहीं पे हमें, यहाँ पे देखिए ये हीट एनर्जी निकलती हुई दिख रही है, जो रेड ऑरेंज एरिया से दिखाया गया है। यहाँ से हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है इस दिशा में, ठीक है। ऊपर की दिशा में हीट एनर्जी निकल रही है, यहाँ से हमें दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे एक गड्ढा सा है जहाँ पे वाटर भी स्टोर्ड है, ठीक है। ये वही वाटर है जो ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो वो जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे सर्टेन डिस्टेंस पे स्टोर होता है धरती के नीचे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि धरती के नीचे ही ये हमारा क्या है, एक रिजर्वायर है वाटर का, जहाँ पे नीचे से जिसे हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वो हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, जो यहाँ से हीट एनर्जी मिल रही है, वो हीट एनर्जी क्या कर रही है, इस पानी को गर्म कर रही है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस पानी में से स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, और ये स्टीम फॉर्मेशन, इस स्टीम फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, इस स्टीम को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जा रहा है। उसके बाद इसके थ्रू एक टरबाइन को ऑपरेट किया जा रहा है। ये टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करने के बाद इसी स्टीम को दोबारा ठंडा करके और वापस इसी वाटर को नीचे उसी जगह, उसी गड्ढे में पहुंचा दिया जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं, इसी डायग्राम से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे दो तरीके के सोर्स पाए जाते हैं, दो तरीके के जियोथर्मल सोर्स पाए जाते हैं। एक होते हैं ड्राई सोर्स, एक होते हैं ड्राई सोर्स, और एक होते हैं वेट सोर्स। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा, और वेट मतलब क्या होता है, गीला। ड्राई सोर्स वो होते हैं जहाँ पे नीचे ज़मीन के नीचे केवल रॉक्स हैं, मगर वहाँ पे कोई फॉल्ट लाइन है, कहीं पे क्रैक है क्रस्ट की लेयर में। तो वहाँ से क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्रैक है इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ से हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। जो ये हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी, ये हीट एनर्जी क्या करेगी, वहाँ जो पत्थर होंगी, जब हम ड्राई से सोर्स की बात करें तो यहाँ मान लो अगर कोई रॉक्स होंगी, ठीक है, तो उन रॉक्स को क्या करेगी, उन रॉक्स को ये गर्म कर देगी, उन रॉक्स को टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो अगर हमें किसी तरीके से कोई वहाँ से गैस निकलती है या कोई धुआं निकलता है, तो अगर हमें किसी तरीके से ये पता चलता है कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी है या यहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा है ज़मीन के नीचे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इस तरीके का एक गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं,
इस तरीके का इस तरीके का वेल जिसे हम कुआं कहते हैं, इस तरीके का एक वेल खोद देते हैं, ठीक है, गड्ढा खोद देते हैं। और क्या करते हैं, इसमें एक इंजेक्शन पाइप डाल देते हैं, ये इंजेक्शन पाइप है, ठीक है। इस इंजेक्शन पाइप से के माध्यम से क्या होगा, हम वाटर इसके अंदर डालते हैं। तो ये जो वाटर हम इसके अंदर भरेंगे, एक सिरे से वाटर इसमें भरते हैं और वो दूसरे सिरे पे क्या होता है, स्टीम बन के प्रोड्यूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो सकता है यहाँ पे, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है। तो क्या होगा, ये पानी जो इसके अंदर हम भरेंगे, ये पानी इवेपोरेट होने लगेगा और इवेपोरेट होने के साथ ही इस जो प्रेशराइज स्टीम जनरेट होगी, इस प्रेशराइज स्टीम से तो यहाँ पे क्या होगा, जो हीट दोबारा जो हीट एनर्जी इसकी स्टीम की यहाँ पे यूज़ हो जाएगी टरबाइन चलाने के बाद, वो जो वाटर होगा दोबारा से, जो स्टीम होगा दोबारा से वाटर बन के और दोबारा इसी वेल में, इसी कुएं में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तरीके से यूज़ हो सकता है, एक ड्राई मेथड जहाँ पे पानी नहीं है, और दूसरा वेट मेथड जहाँ पे पानी है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ड्राई मेथड और वेट मेथड हम समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से किस फॉर्म में ये जो प्लांट है इसको कैसे कैसे ऑपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं हाउ जियोथर्मल एनर्जी वर्क्स, यानी जियोथर्मल एनर्जी काम कैसे करती है या उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहला नंबर 1 हम देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको नंबर से दर्शाया गया है, जिससे कि तुम लोग आसानी से इस चीज़ को समझ पाओ। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे देख रहे हैं मेंटल की लेयर दिख रही है, जहाँ पे मैग्मा है। मैग्मा क्या है, मैग्मा एक तरीके का जो मोल्टेन मटेरियल होता है, या ऐसा मटेरियल अर्थ के अंदर, रॉकी मटेरियल जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मैग्मा की इस तरीके से लेयर दिखाई दे रही है, जहाँ पे टेम्परेचर जो रेडनेस है, यहाँ की जो रेडनेस है, ये क्या इंडिकेट करे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारा क्या है, ये एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या है, जिसे हमने वेल बताया था, जो हमने बताया था कुआं है, वेल, ठीक है। ये आर्टिफिशियली यहाँ पे नेचुरली मौजूद है, मगर इसमें आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, डिगिंग की जाती है, खुदाई की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बोरिंग की जाती है वैसे इसके अंदर खुदाई की जाती है, और इसमें 2 पाइप डाले जाते हैं, एक इनलेट पाइप का काम करता है और एक आउटलेट पाइप का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नंबर 3 पे हमारा ये टरबाइन है। टरबाइन में क्या होगा, टरबाइन में जो यहाँ से ही स्टीम जनरेट होगी, जो स्टीम बाहर निकलेगी, ये स्टीम इस टरबाइन में चली जाएगी और वहाँ से उसको ऑपरेट करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, और इसी टरबाइन से हमारा क्या कनेक्टेड होगा, जनरेटर कनेक्टेड होगा। तो नंबर 4 पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा जनरेटर कनेक्टेड है, जो कि टरबाइन शाफ्ट के साथ कपल्ड है। जिस स्पीड से टरबाइन रोटेट करेगी उसी स्पीड से हमारा जनरेटर भी रोटेट करेगा। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर है, जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करेगा। वोल्टेज को स्टेप अप करना है तो स्टेप अप कर देगा, स्टेप डाउन करना है तो स्टेप डाउन कर देगा। उसके बाद नंबर 6 पे इलेक्ट्रिक मेन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगे होंगे। नंबर 7 पे हम देख रहे हैं कि कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर ये यहाँ नंबर 7 पे ये देखिए, ये कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का क्या काम होता है, जो स्टीम यूज़ हो गई, जो टरबाइन के अंदर एक्सपैंड हो गई, और उसके बाद जब उसकी एनर्जी लो हो जाती है तो वो स्टीम कहाँ जाती है, वो स्टीम कंडेंसर में चली जाती है लौट के, ठीक है। कंडेंसर में आने के बाद वो क्या होती है, वो दोबारा स्टीम से वाटर बन जाती है, ठंडी हो जाती है, वहाँ पे स्टीम से क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, वाटर बन जाएगी, या थोड़ा सा स्टीम और वाटर का मिक्स रहेगा। उसके बाद ये चली जाती है हमारी कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में क्या होता है, कूलिंग टावर में नेचुरल एयर सर्कुलेट करती रहती है और परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू उस स्टीम को रिलीज़ किया जाता है, तो वहाँ पे वो और टेम्परेचर कम हो जाता है उसका। अब इसका टेम्परेचर बार बार कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये नेक्स्ट साइकिल में, जब ये कूलिंग टावर के बाद हम यहाँ देखेंगे नीचे दोबारा इस रिजर्वायर में जाएगी, तो जब इसका टेम्परेचर हम बाहर जितना कम कर लेंगे, ये उतनी ही जल्दी से वहाँ से टेम्परेचर गेन करके दोबारा इस पाइप के माध्यम से दोबारा वापस बाहर को निकल आएगी, इस वाले पाइप के माध्यम से दोबारा वापस निकल आएगी, बाहर को निकल आएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक साइकिल पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टीम निकलती है। कैसे स्टीम निकलती है, इसके अंदर एक वेल बनाया गया, गड्ढा, एक कुआं टाइप का गड्ढा बनाया गया, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बनाया गया ये, ठीक है, यहाँ से निकलती है।
तो ये वेल डिग किया गया, इसके बाद स्टीम निकली, स्टीम कहाँ गई, टरबाइन में गई, टरबाइन में स्टीम ने टरबाइन को रोटेट किया और अपने प्रेशर से, ठीक है। उसके उसी टरबाइन के साथ क्या कपल्ड था, जनरेटर लगा हुआ था, जिस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। उसके बाद वो स्टीम कहाँ चली गई, वो स्टीम चली गई हमारी कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में क्यों गई, कूलिंग टावर में और ज़्यादा ठंडा होने के लिए गई। उसके बाद कूलिंग टावर से डायरेक्टली इसमें आ गई, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ हम और समझ लेते हैं। एक बार हमने बताया था ड्राई सिस्टम और वेट सिस्टम। ड्राई सिस्टम में हो सकता है कि यहाँ पे जो पानी भरा हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ पे पानी ना हो, कुछ भी ना हो, रॉक्स हो, केवल चट्टाने हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके का गोल गड्ढा क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और उसके अंदर वाटर को पंप करेंगे, अंदर की तरफ पानी को अंदर भेजा जाएगा आर्टिफिशियली, ठीक है। और वो वाटर क्या होगा, यहाँ पे जैसे जाएगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा और धीरे धीरे स्टीम सेपरेटर के माध्यम से उसको अलग करके स्टीम और वाटर को हम उससे टरबाइन को रोटेट कर लेंगे। अभी आगे इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट स्टीम प्लांट है। डायरेक्ट स्टीम प्लांट का क्या मतलब है, कई जगहों पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, आप इसे कह सकते हैं वेट स्टीम प्लांट भी कह सकते हैं, या वेट सोर्स से जो चल रहा हो उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली नीचे से, ज़मीन के नीचे से, मैंने कई जगह बताया था, कहीं पे भाप निकलेगी, कहीं पे पानी उबलता हुआ दिखेगा, इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उन साइड्स पे लगाया जाता है जनरली जहाँ पे वेपर निकलता है, वाटर वेपर निकलता है ज़मीन के नीचे से ही। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो स्टीम निकल रही है, इस स्टीम को डायरेक्टली एक पाइप के माध्यम से डायरेक्टली कलेक्ट कर लेते हैं और उससे टरबाइन को हम चलाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसी टरबाइन से हम, जैसे हम देख रहे हैं, उसी टरबाइन से यहाँ जनरेटर जुड़ा हुआ है, इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यही जो स्टीम लौट के आएगी ऊपर से, जब ये नीचे की दिशा में आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे कूल कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रे टाइप कंडेंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, देखो यहाँ पे स्प्रे टाइप कंडेंसर लगा हुआ है। ये स्प्रे टाइप कंडेंसर में आके ये हॉट स्टीम जो है ये दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ठंडा करने के लिए इसे हम कूलिंग टावर भी लगा सकते हैं। और कूलिंग टावर से जब ये पास करेगी तो सीधा ये वाटर में कन्वर्ट होकर दोबारा इंजेक्शन वेल में चली जाएगी। इंजेक्शन वेल मतलब वो वेल है जहाँ से हम पानी को डाल रहे हैं, ठीक है, दोबारा अंदर डाल रहे हैं, और यहाँ पे दोबारा से ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कोई अलग से वाटर हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसके नीचे से ही डायरेक्टली स्टीम निकल रही है और उसी स्टीम को दोबारा ठंडा करके हम उसके अंदर जा रहे हैं। यानी कि ये कंप्लीट क्लोज्ड साइकिल एक तरीके की यहाँ पे हमारी चल रही है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का है। पिछले हमने देखा कि डायरेक्ट स्टीम प्लांट्स, यहाँ पे क्या है, फ्लैश स्टीम प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं हम, एक स्टीम सेपरेटर को यूज़ करते हैं। स्टीम सेपरेटर को क्यों यूज़ करते हैं, स्टीम सेपरेटर को इसलिए यूज़ करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा सोर्स होता है, उस सोर्स में वाटर और स्टीम मिक्स होकर निकलता है, ठीक है। तो उस वाटर से स्टीम को रिमूव करने के लिए, या कई बार जब हम ड्राई सोर्स यूज़ करते हैं, ड्राई सोर्स मतलब वो सोर्स जहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे केवल हॉट रॉक्स होती हैं, तो जब हम वहाँ पे वाटर को इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से जब उसके अंदर वाटर को भेजते हैं, तो क्या होता है, बाहर में जो निकलता है वो क्या निकलता है हमारा, वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर निकलता है, ठीक है, वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर निकलता है। उसको सेपरेट करने के लिए एक स्टीम सेपरेटर भी यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि देखो नीचे लिखा है दीज आर मोस्ट कॉमन प्लांट्स, यानी ये मोस्ट कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे जो है वो स्टीम और वाटर का मिक्सचर एक साथ ही निकलता है, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है अर्थ का। दीज सिस्टम्स पुल डीप हाई प्रेशर हॉट वाटर दैट रीचेज द टेम्परेचर ऑफ 360 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर मोर to the surface. This water is transported to low pressure chambers and the resulting steam drives the turbine, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, ये नीचे ज़मीन के नीचे जो पानी है, जो ज़मीन के नीचे जो पानी भेजा जा रहा है, जो स्टोर है पानी, वो क्या है, बहुत हाई प्रेशर पे है। अब इसको उससे ऊपर ले आते हैं तो ऊपर प्रेशर कम है, ठीक है। यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे उसको प्रेशर चैम्बर में सेपरेट कर लिया जाता है और द रिमेनिंग वाटर एंड स्टीम इज इंजेक्टेड बैक इनटू द सोर्स फ्रॉम विच इट वेयर टेकन। यानी यहाँ पे इसको स्टीम को सेपरेट कर लिया और बाकी जो बचा हुआ पानी था, ठीक है, वेस्ट ब्राइन था। ब्राइन क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, इसको दोबारा उसी वेल में
नीचे की ओर भेज दिया गया। और बाकी सारी प्रोसेस सेम है। उसी तरीके से टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से जनरेटर में जाएगा, जनरेटर से फिर कंडेंसर में ठंडा होगा और दोबारा वो इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट है बाइनरी साइकिल प्लांट्स। बाइनरी साइकिल प्लांट्स क्या होते हैं? इन प्लांट्स को इसलिए यूज़ किया जाता है जनरली कि जो हमारा प्राइमरी लिक्विड है और जो सेकेंडरी लिक्विड है, यानी इस सर्किट में जो हमारा चल रहा है ये हो गया हमारा प्राइमरी लिक्विड, और इस सर्किट में जो चल रहा है वो सेकेंडरी लिक्विड। यानी इसे प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं हम, प्राइमरी, और इस वाले को क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी। ठीक है, इस वाले को क्या कह रहे हैं हम, सेकेंडरी कह रहे हैं। क्यों कर सेकेंडरी कह रहे हैं, क्यों इसको प्राइमरी कह रहे हैं? क्योंकि प्राइमरीली जो हीट कैरी कर रहा है वो ये कर रहा है, क्या करते हैं, पंप के माध्यम से वाटर को सर्कुलेट करते हैं, एक जगह से पानी निकलता है और दूसरी जगह चला जाता है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसके बीच में यहाँ पे हमने लगा दिया हीट एक्सचेंजर। ठीक है, जनरली कॉमर्शियली इसी प्लांट का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि थोड़ा सा एफिशिएंट है। इसमें क्या होता है, आप एक चीज़ देख रहे होगे, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, वर्किंग फ्लूइड। इस वर्किंग फ्लूइड का क्या मतलब होता है? जनरली आइसोब्यूटेन, ठीक है, या आइसोप्रोपेन का यूज़ करते हैं, ऐसे मटेरियल जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, यानी जो कम टेम्परेचर पे ही आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी साइकिल में यूज़ करते हैं कि ईजिली वो हीट को कैरी अवे वहाँ से कर सकें, फास्टली, जल्दी जल्दी से स्टीम को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि एक तरफ से हॉट ब्राइन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से हॉट ब्राइन आ रहा है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं इस तरीके से वापस चला जा रहा है, और इसके बीच में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हीट एक्सचेंजर लगा दिया। अब ये हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंजर इस वाले सर्किट में, यहाँ वाली सर्किट में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उस तापमान को क्या कर रहा है, कैरी अवे कर ले रहा है, और यहीं से ये जो इसके अंदर लिक्विड है ये स्टीम में कन्वर्ट होकर हमारी टरबाइन में चला जा रहा है। इसी उसके बाद सारा प्रोसेस सेम है। इसी टरबाइन के साथ हमारा आपका जनरेटर कपल्ड है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिक्विड है वापस अपनी साइकिल में कंडेंसर से होके आ जा रहा है, यानी यहाँ जो यहाँ पे जाके हीट एक्सचेंजर में ये क्या बन गया था, वेपर बन गया था, भाप बन गया था, और ये दोबारा कंडेंसर में आके क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। स्टीम से दोबारा लिक्विड स्टेट में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसके अर्थ के अंदर के किसी चीज़ का कंटामिनेंट बाहर नहीं निकाल रहे हैं और ना बाहर से कोई चीज़ अंदर डाल रहे हैं। इसे हमने एक सेपरेट साइकिल में पैक किया हुआ है, और ये हमारा जो सिस्टम है ये सेपरेट साइकिल में पैक है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्टीम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट स्टीम वाला जो हमने अभी कंसेप्ट आपको दिखाया था, जब हम वो यूज़ करते हैं तो जो हमारा अर्थ के नीचे जो रॉक है उसमें से जो बहुत सारे सॉल्ट या बहुत सारी गंदगियाँ उस वाटर के साथ डिज़ोल्व होके आ सकती हैं बाहर। हालांकि अर्लियर टाइम में वही डायरेक्ट स्टीम वाला प्लांट ही यूज़ किया जाता था, उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ डिज़ोल्व होके आ जाती हैं जो कि हमारे पाइप्स में जगह जगह आपको क्लॉट कर सकती हैं, कुछ थक्का जम सकता है, स्केलिंग हो सकती है, इस टाइप की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफरेबली बाइनरी साइकिल का यूज़ कर देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, द सिस्टम पासेज मॉडरेटली हॉट जियोथर्मल वाटर पास्ट लिक्विड यूजुअली एज ऑर्गेनिक फ्लूइड दैट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक फ्लूइड्स में जनरली बॉइलिंग पॉइंट उनका लोअर होता है। द रिजल्टिंग स्टीम फ्रॉम द ऑर्गेनिक फ्लूइड ड्राइव्स द टर्बाइन। दिस प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी एमिशन एंड द वाटर टेम्परेचर नीडेड फॉर द वाटर इज़ लोअर देन दैट ऑफ नीडेड इन फ्लैश स्टीम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर पानी कम टेम्परेचर वाला भी है, यानी कि जो हमारा जियोथर्मल सोर्स है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर जनरली कम है ज़मीन के नीचे, बेसिकली इंडिया में अगर जियोथर्मल प्लांट लगते हैं तो ये वाला बाइनरी साइकिल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जनरली जो इंडिया में जियोथर्मल साइट्स हैं उनका पोटेंशियल काफ़ी जनरली लो टेम्परेचर वाला ही पोटेंशियल है। तो उन जगहों पे ये हमारा साइकिल अच्छा काम करेगा। क्यों अच्छा काम करेगा? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है। जब ये नीचे से हॉट ब्राइन आएगी, यहाँ से हॉट ब्राइन आएगी, तो क्या करेगी, वो कम टेम्परेचर वाला, जब ये सेकेंडरी फ्लूइड जो है वो कम टेम्परेचर पे बॉयल होने वाला, तो इजीली बॉयल हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइनरी साइकिल प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोथर्मल पोटेंशियल जो इंडिया में है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे
अलग अलग जगहों पे जो आपको कलर्ड सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे जो कलर्ड पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कलर पार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, वो कलर पार्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, यानी कि ये फाइंड आउट किया गया है कि इन जगहों पे जहाँ पे ये कलर्ड मटीरियल कलर्ड से आपको इंडियन मैप में दिखाई जा रही हैं जगह, ये सारी जगहें वो हैं जहाँ पे हीट सोर्स है ज़मीन के नीचे, ऐसा पाया जा चुका है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी जगह हैं। आपका ये नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में है, पूगा वैली है, जम्मू कश्मीर में मणिकरण है, हिमाचल प्रदेश के आसपास, ठीक है, दिल्ली में आपका है, आपका उसके बाद ये आप देख सकते हैं सोहाना में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, ये जो आसाम और अरुणाचल का रीजन है वहाँ पे भी है आपका सूरज कुंड, जो कि आपका बकरेश्वर है कोलकाता में, वहाँ पे है सूरज कुंड आपका है, वहाँ पे भी टाटा पानी एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी आपका जियोथर्मल पोटेंशियल है। सोनाटा है एमपी में, वहाँ पे भी है आपका जियोथर्मल पोटेंशियल। इसके अलावा हम देख सकते हैं टूवा वैली यहाँ पे आपका कहीं गुजरात के आसपास पड़ती है, वहाँ पे भी जियोथर्मल पोटेंशियल है। जियोथर्मल पोटेंशियल का क्या मतलब है कि ये जो जगहें जो डॉटेड दिखाई गई हैं इसमें, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसा पाया जा चुका है। मुंबई के आसपास के वेस्ट कोस्ट रीजन में भी ये आप देख सकते हैं, गोदावरी बेसिन रीजन में भी यहाँ पे इन सब जगहों पे, आपका महानदी बेसिन में भी यहाँ पे इन सब जगहों पे जियोथर्मल एनर्जी पाई जा चुकी है। ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे जियोथर्मल पोटेंशियल है, यानी धरती के नीचे यहाँ पे गर्मी है। एक चीज़ और मैं जो बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स पे होती है, और जहाँ जहाँ पे फॉल्ट लाइन, जहाँ जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, वहीं पे भी आपके जहाँ जहाँ क्रैक्स होते हैं वहीं पे आपके हीट एनर्जी निकलती है उसके अंदर से। तो अगर आप कभी जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया जैसे ये है, उसी तरीके से आप गूगल करना, नेट पे देखना सीस्मिक मैप ऑफ इंडिया या अर्थक्वेक से रिलेटेड जो मैप ऑफ इंडिया है, जो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है अर्थक्वेक्स के इंडिया कंट्री को जो बांटा गया है, तो आप देखोगे कि ये ज़्यादातर जो आपका जियोथर्मल जो साइट्स हैं, कहीं भी जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो, ये जो रीज़न है या ये जो रीज़न है, ठीक है, ये जो भी सारे रीज़न हैं जहाँ जहाँ पे मैंने सर्कल किया, बेसिकली जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, आपका ये दिल्ली एनसीआर का जो रीज़न है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी पाई गई है, इन्हीं जगहों पे भी सबसे ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइंस का क्या मतलब है कि इन्हीं जगहों पे सबसे ज़्यादा आप अक्सर देखोगे कि भूकंप आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? जब प्लेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उनके बीच में कोई टकराव होता है या आपस में रिलेटिव मोशन होता है, तो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर अर्थक्वेक्स आते हैं। तो दोनों मैप्स को जो आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि मोस्ट कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी भी वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मैप में, और उन्हीं जगहों पे भूकंप के भी चांसेस, अर्थक्वेक के भी चांसेस दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये वो सारी जगहें हैं मैप में जहाँ जहाँ पे फॉल्ट लाइन अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे प्लेट्स क्रैक हैं, वहाँ से हीट एनर्जी डिसिपिएट होती है, करेंटली में अभी भी होती है। हो सकता है इन फ्यूचर ये और जियोथर्मल साइट्स बढ़ जाएं या घट जाएं, डिपेंड करता है कि अर्थ कैसे अपना प्रोसेस कर रही है, नेचुरल प्रोसेस जो है अर्थ का वो कैसे हो रहा है। फ़िलहाल अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप फाउंड करोगे कि बहुत सारी जगहें इसमें ऐसी हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए साइट भी है, ठीक है, फ्यूचर साइट भी है, और जो कि प्रोन टू अर्थक्वेक भी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन क्या क्या है जियोथर्मल एनर्जी के। तो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में क्या एप्लीकेशन होगा आप सोच रहे होंगे। तो इंडस्ट्रीज़ में आप जानते ही हो हर जगह हीट एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हीट एक्सचेंजर के माध्यम से, जैसे हमने देखा था बाइनरी प्लांट साइकिल में, ठीक है, हीट एक्सचेंजर लगा के और अर्थ के नीचे से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। जैसे इंडस्ट्री, मान लीजिए बेकिंग स्टैंड इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ कपड़े डाई होते हैं या बनते हैं, वहाँ पे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरा एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है? एयर कंडीशनिंग मतलब जनरली क्या होता है, जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, जो टेम्परेचर चेंज होता है वो अर्थ के ऊपर ही चेंज होता है, अर्थ के नीचे टेम्परेचर एक जैसा रहता है। फॉर एग्जांपल, जब कभी आप गर्मी में अगर आप ग्राउंड वाटर निकालो किसी समरसिबल से या अपने हैंडपम्प से आप पानी निकालो, तो आप ऐसा पाओगे कि गर्मी में पानी ठंडा निकलता है, ठीक है,
ठंडा नहीं निकलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि गर्मी में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अर्थ के ऊपर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, सन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का पानी गर्म हो जाता है और नीचे का पानी अपने टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है, या ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, नीचे टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहता है। तो आप नीचे का पानी मिलता है आपको तो ठंडा लगता है, ठीक है। ठीक है, इसके उल्टे जाड़े में आप नीचे से पानी निकालोगे तो आप जाड़ों में अक्सर देखोगे पानी से भाप भी निकलती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो टेम्परेचर कम है, तो नीचे का पानी कंपैरेटिवली क्या है, उसके हिसाब से गर्म है, क्योंकि नीचे तो मोर और लेस उतना ही टेम्परेचर है, ज़मीन के नीचे उतना ही टेम्परेचर बना हुआ है। तो कई बार इसका एयर कंडीशनिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ही आसपास में जियोथर्मल साइट्स हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके पास में जियोथर्मल साइट्स है, तो वहाँ पे क्या करती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट्स इस एनर्जी को हीट एक्सचेंजर के माध्यम से हीट एक्सचेंज करती है। मतलब अगर ऊपर हीट ज़्यादा है तो नीचे भेज दी जाती है, और अगर नीचे ऊपर हीट की रिक्वायरमेंट है तो नीचे से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंजर के माध्यम से कर दिया जाता है। ड्राइंग, जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई चीज़ सुखानी है, वहाँ पे हीट की ज़रूरत है, तो ड्राइंग के लिए हीट को यूज़ कर सकते हैं। स्पेस हीटिंग, जैसे कि आपको बहुत सारे ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप स्पेस हीटिंग के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्वाकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक्वाकल्चर मतलब अगर आप कोई मछली पालन कर रहे हैं या कोई ऐसा फार्मिंग कर रहे हैं जो एक्वेटिक है, जिसका पानी के टेम्परेचर से जिसका असर पड़ रहा है, तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा या कम करना है तो वहाँ पे आप जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। मेल्टिंग स्नो, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ऐसी जगह जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के भी सोर्स पाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है या जो गर्म पानी का झरना या फुहारा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं आप आसपास की जो बर्फ़ है उसे पिघलाने के लिए, या ऐसा कोई अदर काम जहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फार्मिंग में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मान लो आपको ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हो, आप कहीं ठंडी जगहों पे अक्सर ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जाड़ों के मौसम में ठंडी जगहों पे और भी ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन हाउस में रखने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या करते हैं, उस केस में इसके जियोथर्मल एनर्जी को हम वाटर को विड्रॉ कर सकते हैं, उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करके अपना जो वो ग्रीन हाउस हमारा जो फार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है, उस ग्रीन हाउस में उसकी हीट को सर्कुलेट किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पे टेम्परेचर बना रहे, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हो गए, हमारे एप्लीकेशंस हो गए जियोथर्मल एनर्जी के, जिसमें कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस भी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके जियोथर्मल एनर्जी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो होम ग्रोन एनर्जी है। होम ग्रोन एनर्जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके कहीं भी आस पास में इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। आप कहीं किसी एरिया में रहते हैं तो हो सकता है उसके आसपास ही कहीं पे गर्म पानी का फुहारा निकलने लगे या कहीं वाटर वेपर निकलने लगे, तो होम ग्रोन एनर्जी है, मतलब आपका घर कुछ भी लगना नहीं है इसमें, और आप ऑटोमेटिकली इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। गुड अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम इसको एक अच्छा अल्टरनेटिव बनाएं, अगर इसको आसानी से यूज़ कर सकें, तो ये अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। जो हम काम फॉसिल फ्यूल के माध्यम से करते हैं, या हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है तो हम कोई ईंधन जलाते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं, तो हमारे पास अगर जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी ज़मीन के नीचे हीट अवेलेबल है, बस हमें करना क्या है, उसको डिग आउट करके बाहर निकलना है। लेस गैसियस इमिशन, कोई भी किसी तरीके की गैस निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो वैसे ही बहुत सारी गैसेस निकलती हैं उसके अंदर से। हाँ, लो मेंटेनेंस नेक्स्ट है हमारा, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस मतलब एक बार आपका प्लांट सेटअप हो जाए उसके बाद पूरा लगभग ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, आपको कोई मेंटेनेंस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बहुत हल्का फुल्का जो आपका मूविंग पार्ट्स में जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बस रहती है। नेक्स्ट क्या है, सेव्स एनर्जी अप टू 50% इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल सिस्टम। जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं एनर्जी जनरेशन के, उससे 50% कम महंगा है ये, मतलब या हम ये कह सकते हैं 50% सस्ता है। क्यों 50% सस्ता है? क्योंकि जब हम कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमें हीट एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। अगर मान लो आप थर्मल पावर प्लांट चला रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोयला ख़रीदना पड़ेगा, कोयले को बर्न करना पड़ेगा, उससे हीट जो निकलेगी उसको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आपका वो पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपको कोई फ्यूल नहीं खरीदना,
कुछ इसको कंबशन नहीं कराना, आपको कहीं से फ्यूल को उठा के ट्रांसपोर्ट करके लाना नहीं है, ऐसा नहीं किसी कोयले की खदान से आपको खुदाई करनी है कोयले की, या पेट्रोल को कहीं से टैंक में ट्रांसपोर्ट करके लाना है फिर यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए 50% हमें सस्ता पड़ता है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर, ऊपर मौसम, ज़मीन के ऊपर मौसम कैसा रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर मौसम वैसा ही बना रहता है, क्योंकि जितना वेदर चेंजेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो एटमॉस्फेयर कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर हमारे क्रस्ट पे होता है, ठीक है, उसमें ही चेंजेस होते रहते हैं। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब एक बार अगर इसको यूज़ करना हम शुरू कर दें तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देगी। और बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब तक अर्थ एग्जिस्ट करेगी तब तक जियोथर्मल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। नेक्स्ट ये हमारा डिसएडवांटेजेस आ गया। इसमें पहला है मे कॉज लैंड सब्सिडेंस, दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन सीस्मिक एक्टिविटी। लैंड सब्सिडेंस का क्या मतलब है, लैंड सब्सिडेंस का मतलब है जिस दौरान हम खुदाई कर रहे हों या जिस दौरान हम ज़मीन के नीचे गड्ढा कर रहे हैं उस समय अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है कि ज़मीन धंस जाए या कोई रॉक टूटे या कोई रॉक के में क्रैक होने की वजह से ज़मीन धंस जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे कंपन हो सकती है, तो इसकी वजह से सीस्मिक एक्टिविटी हो सकती है। सीस्मिक एक्टिविटी मतलब उसकी वजह से प्लेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है या किसी तरीके का वाइब्रेशन हो सकता है, तो जो ऊपर वाली लेयर होगी उसमें कंपकपी हो सकती है जो कि भूकंप के जैसा महसूस होगा, जो कि एक तरीके की सीस्मिक एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्या है, कैन सेलिनेट सॉयल इफ द वाटर इज नॉट इंजेक्टेड बैक इनटू द रिजर्व आफ्टर हीट इज एक्सट्रैक्टेड। कैन सेलिनेट सॉयल मतलब सेलिनेशन का मतलब होता है सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। सेलिनेशन का क्या मतलब होता है, सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। किसी मीडियम में जब सॉल्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सेलिनेशन बोलते हैं। तो मैंने वही बताया कि जो हम देख रहे थे कि इस तरीके का जो हम गड्ढा बना रहे थे, एक तरफ से पानी निकाल रहे थे और दूसरी तरफ वापस डाल रहे थे, तो उस दौरान क्या होगा, अगर हम इस पानी को दोबारा अंदर नहीं भेजेंगे तो अंदर के अर्थ के मिनरल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, जो कि एक तरीके का सॉल्ट वाला एटमॉस्फेयर हमारी सॉइल में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है कैन रिलीज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हमारा H2S गैस निकल सकती है नीचे से। दिस गैस कैन कॉज प्रॉब्लम इफ़ लार्ज क्वांटिटीज स्केप बिकॉज इनहेलिंग टू मच इज़ फैटल। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जब ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं तो उसके अंदर से कोई हार्मफुल गैस H2S टाइप की निकल सकती है, जिसे अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए या ज़्यादा मात्रा में हम सांस ले लें उस गैस से मिक्स एयर में हम अगर ज़्यादा सांस लें तो हमारे लिए नुकसानदायी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जियोथर्मल एनर्जी कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। दूसरा एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एनर्जी सोर्स जहाँ पे पाया जाएगा वहीं पे इस्तेमाल हो सकता है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी तरीके से आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएं, जैसे कि हम और के साथ कर लेते हैं। कोल है आपका, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसे हम क्या करते हैं एक जगह एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के नीचे से, एक जगह निकालते हैं और दूसरी जगह हम आसानी से इसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। मगर यहाँ पर इसमें ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लगभग पूरा आपका जियोथर्मल एनर्जी का पार्ट कवर हो गया इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके का तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ ऑन जियोथर्मल energy. You are requested to please like, share and subscribe so that it may reach several students and benefit them in all aspects. So once again, please like, share and subscribe your channel Class in Hand. You can also ask your questions or queries in comment section. Thank you for watching.